Hello everyone, welcome back to our channel Next Level Academy. I am Juhi Gupta and I am here with some new polity MCQ questions. इससे पहले के सीरीज में हमने हिस्ट्री के MCQ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज हम पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है. So let's start our today's session. The first question is, which of the following committee is not a standing committee? इनमें से कौन सी कमिटी स्टैंडिंग कमिटी नहीं है पार्लियामेंट की? एस्टीमेट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग या फिर सेलेक्ट कमिटी. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा सेलेक्ट कमिटी. ये तीनों आपकी पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग कमिटीज में से है. एस्टीमेट कमिटी, इसके नाम से ही आप समझ सकते होंगे इसके फंक्शंस को. ये क्या करती है, ये आपके बजट या जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर के रिलेटेड एस्टीमेट होता है उसको एग्जामिन करती है. ओके, तो ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो भी बजट सैंक्शन होते हैं या बजट जो भी पास होते हैं उसके एक्सपेंडिचर को ये एस्टीमेट करके उसको एग्जामिन करती है कि क्या मतलब डिफरेंसेस हैं और क्या होना चाहिए बेटर वे में. और इसका जो भी रिकमेंडेशन होता है वो आपको एडवाइजिंग नेचर का होता है. ओके, अगर इसकी मेंबरशिप देखी जाए तो इसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं इस कमेटी में और सारे 30 मेंबर्स आपके लोकसभा से होते हैं. कोई भी राज्यसभा का मेंबर एस्टीमेट कमेटी का पार्ट नहीं बनता. ओके, एंड जो आपके चेयरमैन हैं इस कमेटी के वो अपॉइंट होते हैं बाय स्पीकर, जो कि जनरली रूलिंग पार्टी के होते हैं. अगर हम देखें पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या फंक्शन है कि जो अटॉर्नी जनरल एनुअल ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने सबमिट करती है, तो ये कमेटी उस रिपोर्ट को एग्जामिन करके और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुए हैं और जो एक्सपेंडिचर सैंक्शन किए गए थे पार्लियामेंट के द्वारा ये उसको कंपेयर करती है. ओके, इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं जिसमें आपके 15 लोकसभा के मेंबर्स होते हैं एंड 7 राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं. और इसके भी चेयरमैन आपके स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं. कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इस कमिटी का फंक्शन है कि जो CAG रिपोर्ट प्रेजेंट करती है, एनुअल अकाउंट एंड रिपोर्ट्स जो भी CAG प्रेजेंट करती हैं पब्लिक अंडरटेकिंग पे, ये उस रिपोर्ट को एग्जामिन करती है और बताती है कि जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग के अंडर जो भी काम हुआ है वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है. ओके, इसमें भी 22 मेंबर्स हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा. एंड इसके चेयरमैन की टर्म होती है आपकी 1 ईयर की. ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, यू कैन रीड इट वंस. The next question is, which of the following is correctly matched? इनमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच है. ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, इज इट अ फंडामेंटल राइट? तो आपको ये होना चाहिए पता कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, बट आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ये राइट टू प्रॉपर्टी को हमने ये फंडामेंटल राइट से हटा के सुप्रीम कोर्ट ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया है अंडर आर्टिकल 300A. तो ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है. सेकेंड ऑप्शन पूछ रहा है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इज इट टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि ये आपको जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है. ओके, थर्ड ऑप्शन है द 3-tier गवर्नमेंट, क्या ये अशोक मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनी थी? तो जी नहीं, अशोक मेहता कमेटी ने 2-tier सिस्टम रिकमेंड किया था और ये 3-tier सिस्टम आपके बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा रिकमेंड की गई थी इन 1957. जो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी उसमें था ये 3-tier सिस्टम. ओके, and the fourth option is representation of Anglo-Indian committee in Lok Sabha, is it under article 331? तो yes, this option is right. article 331 के अंदर ये representation of Anglo-Indian community आता है लोक सभा.
और ये जो सीट रिजर्व होती थी लोकसभा में, 2 सीट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की, इसे एबॉलिश कर दिया गया था इन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। ओके, तो ये पहले 2020 तक एक्सटेंड किया गया था ये सीट, बट फिर 2019 में कोई भी लोकसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए 2 सीट रिजर्व होती थी उसे एबॉलिश कर दिया गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which article provide for the establishment of an interstate council? इंटरस्टेट काउंसिल किस आर्टिकल के अंडर एस्टैब्लिश की जाती है? तो ये की जाती है आपको आर्टिकल 263 के अंडर। आर्टिकल 263 कहता है देयर शुड बी एन इंटरस्टेट काउंसिल। ओके, इंटरस्टेट काउंसिल का क्या काम है कि जो भी स्टेट्स के बीच में या सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होती है ये उससे रिजॉल्व करता है। ओके, इट गिव्स द एडवाइस एंड रिजॉल्व सच इश्यूज। ओके, ये आपकी प्रेसिडेंट के द्वारा बनाई जाती है अंडर आर्टिकल 263। ओके, और क्या है कि ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है ये किस कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था? ये आपको रिकमेंड किया गया था सरकारिया कमीशन के द्वारा। तो 1990 में जनता दल गवर्नमेंट के जो हेड थे वीपी सिंह, उनके द्वारा पहली बार इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई थी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं रिलेटेड टू इंटर स्टेट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉलिटिकल पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज रीजनल पार्टी इफ। ओके, सो यहाँ एक मिस्टेक हो गया है, रीजनल पार्टी नहीं, ये होगा स्टेट पार्टी। ठीक है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या कंडीशन फुलफिल करने होंगे ये आपको उसमें बताना है। इट गेट्स 4% इन द स्टेट ईदर इन लोकसभा और राज्य असेंबली इलेक्शन। नो, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। इट गेट्स 6% इन स्टेट ईदर इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शन। तो या ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, 6% वोट मिलना चाहिए उस पार्टी को इन लोकसभा या स्टेट असेंबली इलेक्शन में। तो लेट्स सी और क्या क्राइटेरिया है किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी बनने के लिए। तो ये 3 क्राइटेरिया किसी भी पार्टी को फुलफिल करने होंगे। पहला है आपका 6% वोट शेयर इन लास्ट असेंबली इलेक्शन इन द स्टेट। स्टेट के असेंबली इलेक्शन में उस पार्टी को कम से कम 6% वोट शेयर मिलने चाहिए, तब वो पार्टी जाकर स्टेट पार्टी बन सकती है। और साथ ही साथ 1 सीट इन लोकसभा फ्रॉम कंसर्न स्टेट। ओके, एक सीट आपकी लोकसभा में मिलनी चाहिए उसी स्टेट से जिस स्टेट से के लिए वो स्टेट पार्टी बनना चाह रही है, प्लस 6% वोट शेयर इन लास्ट लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम दैट स्टेट। तो उसी स्टेट से आपकी लोकसभा इलेक्शन में कम से कम 6% वोट शेयर, और साथ ही साथ ये 1 सीट इन लोकसभा, ये दोनों कंडीशन फुलफिल करना होता है कोई भी पार्टी को स्टेट पार्टी बनने के लिए। अगर वो फेल कर जाती है, इफ इट फेल्स टू गेट ईदर ऑफ द नंबर, इट हैज़ टू हैव 3% ऑफ असेंबली सीट और 3 सीट। इसका मतलब हुआ कि जो अगर ये दोनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं कर पा रही है वो पार्टी, देन उसके पास कम से कम 3% सीट होना चाहिए असेंबली के, लेजिस्लेटिव असेंबली के 3% सीट या 3 सीट, इन दोनों में से अगर उसके पास है, then that party can be recognized as state party। तो ये तो था स्टेट पार्टी के लिए क्राइटेरिया। लेट्स सी कि अगर नेशनल पार्टी बनना है किसी पार्टी को तब क्या क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। तो फॉर नेशनल पार्टी इट शुड गेट 6% वोट शेयर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन इन एनी 4 स्टेट एंड 4 सीट इन द लास्ट लोकसभा पोल। तो कम से कम 6% वोट शेयर मिलने चाहिए उसे कम से कम 4 स्टेट से, या और साथ ही साथ 4 सीट लोकसभा में उसे जीतना होगा। ओके, या फिर इट शुड गेट 2% ऑफ ऑल लोकसभा सीट इन लास्ट इलेक्शन एंड दीज सीट शुड बी फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट। कम से कम 3 स्टेट से उसे 2% ऑफ लोकसभा सीट जीतना होगा, तब वो पार्टी जाकर नेशनल पार्टी बन सकती है। तो हाल ही में
सबसे रीसेंट नेशनल पार्टी कौन सी रिकॉग्नाइज की गई है, वो है आम आदमी पार्टी। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, बट इफ यू रीड इट वंस और ट्वाइस यू विल गेट इट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे कौन सा आर्टिकल आपको सस्पेंड नहीं होता है? आर्टिकल 14 एंड 15, 19 एंड 20, 21 एंड 22, या फिर आर्टिकल 20 एंड 21। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा डी, आर्टिकल 20 एंड 21 आपके नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 क्या कहता है? ये आपका प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट डिटेंशन फॉर एनी ऑफेंस। अगर आपको किसी भी ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, देन यू हैव द राइट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाई हायरिंग लॉयर्स। ओके, ये आपका नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 21 क्या कहता है? इट इज़ राइट टू लाइफ। ओके, तो ये आपका दोनों आर्टिकल कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो नेशनल इमरजेंसी कब लगता है? जब कंट्री में अगर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है या वॉर लाइक सिचुएशन हो रही है वर्ल्ड में, देन प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। इसके अलावा और दो टाइप के इमरजेंसीज होते हैं, विच इज़ प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तीनों इमरजेंसी डिक्लेयर करने का राइट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही होता है। ओके, तो आर्टिकल 352 ये आपका नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, मैंने बता दिया आपको नेशनल इमरजेंसी क्या होता है। आर्टिकल 356 और 365 ये आपका प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। जब स्टेट गवर्नमेंट कैपेबल नहीं रह पाती है अपने स्टेट को संभालने के लिए, या वो सेंटर का जो भी रहता है आपको एडवाइस या सजेशन, वो अगर वो नहीं फॉलो कर पा रही है, तो प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर दिस इमरजेंसी। और इस इमरजेंसी में क्या होता है कि गवर्नर जो है, स्टेट के गवर्नर, वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड बन जाते हैं और वो स्टेट को संभालते हैं इन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, एंड इस टाइम पे जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, इट ईदर गेट्स डिसॉल्व और सस्पेंडेड। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, इट इज़ अंडर आर्टिकल 360। अगर कंट्री में कभी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस सिचुएशन आ जाती है, तो इस टाइम पे प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर दिस फाइनेंशियल इमरजेंसी, और उस टाइम पे ही हैज़ द राइट टू कट सैलरीज और अलाउंसेस ऑफ MPs, जजेस, अटॉर्नी जनरल्स एक्सेट्रा। ओके, तो इस टाइम पे ये भी होता है कि स्टेट के कोई भी बिल्स या बजट बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के पास नहीं किए जा सकते। ओके, एंड इंडिया में अभी तक ये इमरजेंसी कभी नहीं लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ओके, ये आपको मैच करना है कि ये तीनों लिस्ट के कौन से सब्जेक्ट्स इसमें मतलब इंक्लूड होते हैं। तो पहला है सब्जेक्ट आपका कॉमर्स। कॉमर्स आपको यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। ओके, सेंटर ही कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी बिल या लॉ बना सकती है, उसे पास कर सकती है। सेकेंड ऑप्शन है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो ये आपको स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट लिस्ट का पार्ट है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू मेक एनी लॉज और बिल्स रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, क्योंकि एक स्टेट के पब्लिक की हेल्थ और सैनिटेशन का ध्यान सबसे बेटर वे में स्टेट ही रख सकती है। सेंटर के बस की बात नहीं है कि वो सारे स्टेट के पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन को ध्यान में रख सके। ओके, एजुकेशन, एजुकेशन आपका कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, स्टेट और सेंटर दोनों मिल के एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी लॉ या बिल पास कर सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा? A का 1, B का 2, C का 3। करेक्ट आंसर इज दिस, A। ओके, moving to the next question, which of the following is not a constitutional body? एक चीज आपको हमेशा क्वेश्चन में ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो यहाँ पे नॉट पूछ रहा है। काफ़ी टाइम स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि क्वेश्चन ही वो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से गलत हो जाता है एंड दे लूज मार्क्स। तो यहाँ पे बताना है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का क्या मतलब हुआ? जो भी बॉडी जो भी बॉडी फॉर्म हुई है बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंडर एनी आर्टिकल, या फिर
जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बनाए जा रहे हैं कोई भी बॉडी, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। तो इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? लेट्स सी, पब्लिक सर्विस कमीशन, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास, फाइनेंस कमीशन, या फिर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा डी, दैट इज लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। और भी इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, इसके लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है, कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये लिस्ट आप एक बार ज़रूर पढ़ लो, ताकि ये आपको याद हो जाए और ये क्वेश्चन आप कभी गलत ना कर पाओ। ओके, ये लिस्ट आप ज़रूर एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंबर्स ऑफ लोकसभा फ्रॉम यूनियन टेरिटरी आर, ये आपको बताना है, चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, नॉमिनेटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव या लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी, रिकमेंडेड बाय यूनियन गवर्नमेंट एंड नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, या चोजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय लोकल बॉडी ऑफ द यूटी, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ए, दैट इज दे आर चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। ओके, और लोकसभा के मेंबर में स्टेट रिप्रेजेंटेटिव कैसे चूज होते हैं ये भी आपको पता है, इलेक्शन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब जो भी 18 साल से ऊपर के इंडियन सिटीजन्स है, दे वोट फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, वोटिंग होती है एंड देन बाय इलेक्शन दे आर चोजन। और ये आपको पता है कि पहले जो वोटिंग एज थी वो 21 ईयर्स थी, देन 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 में इस एज को रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दिया गया। ठीक है, तो राज्यसभा में लोकसभा में जो भी मेंबर्स होते हैं वो सारे इलेक्टेड होते हैं, और राज्यसभा में आपको पता होगा कि 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, जो डिफरेंट आर्ट, लिटरेचर या स्पोर्ट फील्ड के पर्सन होते हैं उन्हें नॉमिनेट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, moving to the next question, which one of the following schedule of the Constitution of India contain provision excuse me, sorry, so which one of the following schedule of the Constitution of India contains provision regarding the administration and control of the scheduled area and scheduled tribe? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन या कंट्रोल है वो कौन से शेड्यूल के अंडर प्रोविजन इसके बारे में लिखा है। तो लेट्स सी, थर्ड शेड्यूल क्या कहता है। थर्ड शेड्यूल में आपका ओथ्स है रिलेटेड टू एमपीज, सुप्रीम कोर्ट जज, अटॉर्नी जनरल एंड अदर्स। ये तो आपका नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। फिफ्थ शेड्यूल आपका कहता है कि जो भी शेड्यूल एरिया या शेड्यूल ट्राइब है उसके रिगार्डिंग जो भी एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के प्रोविजंस है वो आपके फिफ्थ शेड्यूल में लिखे हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आंसर बी होगा, एंड देयर इज एन एक्सेप्शन, यू शुड रिमेंबर। तो ये आपके प्रोविजंस लिखे हैं अबाउट शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब एक्सेप्ट 4 स्टेट्स, 4 स्टेट को छोड़ के बाकी स्टेट के रिगार्डिंग। अब वो 4 स्टेट कौन है? वो है आपका असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। ओके, ये चारों स्टेट्स को छोड़कर बाकी स्टेट के शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इस शेड्यूल में लिखा हुआ है। और इन चारों स्टेट्स के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है ट्राइबल एरिया के, उसके बारे में आपका 6th शेड्यूल में मेंशन है। तो ये आपको हमेशा ये 4 स्टेट का एक्सेप्शन याद रखना है। ये आप ATM स्क्वायर के कोड से याद रख सकते हो, लाइक A फॉर असम, T for Tripura, M square is for Meghalaya and Mizoram. Okay. 7th शेड्यूल क्या कहता है? 7th शेड्यूल इज एलोकेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये आपके पावर सेंटर और स्टेट जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपके सेंटर और स्टेट्स में डिवाइड ही किए जाते हैं अंडर 7th शेड्यूल। जो आपका लिस्ट है ना, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीनों लिस्ट आपके 7th शेड्यूल में ही आते हैं। ओके, moving to the next question, who administers the oath of pro team speaker?
प्रो टीम स्पीकर जो है वो किसके सामने ओथ लेता है अपना। तो पहले तो आप ये समझो कि ये प्रो टीम स्पीकर है कौन। तो क्या होता है कि जब लोकसभा का टेन्योर पूरा होता है एंड जब इलेक्शन होते हैं तो उससे पहले जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो अपने पोस्ट को छोड़ते हैं, वो पोस्ट वेकेट होता है। ओके, तो प्रेसिडेंट क्या करता है कि प्रेसिडेंट एक सीनियर मोस्ट लोकसभा के मेंबर को अपॉइंट करती है एज प्रो टीम स्पीकर। इनका काम क्या है कि जब इलेक्शन के बाद जो पहला सिटिंग होगा, फर्स्ट सिटिंग होगा, जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मेंबर्स हैं उनके फर्स्ट सिटिंग को ये प्रिसाइड करती है। ओके, ये वो सिटिंग्स को प्रिसाइड करती है, प्लस जो भी न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मेंबर हैं उनका ओथ वो एडमिनिस्टर करती है। जो भी मेंबर्स है वो प्रो टीम स्पीकर के सामने ही ओथ लेते हैं, और साथ ही साथ जो नए लोकसभा स्पीकर को बनेंगे उसके इलेक्शन को लेकर ये एडमिनिस्टर करती है वो सारा प्रोसेस। ओके, तो ये काम होता है प्रो टीम स्पीकर का, और ये प्रो टीम स्पीकर जो है वो अपना ओथ लेती है इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही प्रो टीम स्पीकर अपॉइंट करती है and they administer oath in front of president of India. Okay, moving to the next question. यहाँ पे आपको लिस्ट मैच करना है, मैच द लिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो ये आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल के अंडर कौन सा सब्जेक्ट आता है। तो आर्टिकल 312 ये जो है इसके अंडर आपका ऑल इंडिया सर्विसेज आती है। इस आर्टिकल में लिखा है देयर शुड बी ऑल इंडिया सर्विसेज इन इंडिया। ओके, सेकेंड जो ऑप्शन है आर्टिकल 110 ये आपका डिफाइन करता है मनी को। ओके, ये ऑप्शन बी का 3 बन जाएगा। आर्टिकल 112 ये किसके रिलेटेड है, ये आपका बजट से रिलेटेड है। सॉरी थोड़ा घूम गया। ओके, तो आर्टिकल 112 आपका बजट से रिलेटेड है। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो वर्ड है बजट, ये आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन्ड नहीं है। इसके जगह पे वहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये आपके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट क्वेश्चंस में काफ़ी बार पूछा हुआ है, तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है। आर्टिकल 51A आपका फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, ये आपके आर्टिकल 51A के अंडर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका, ए का 1, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 4। तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement regarding Attorney General of India is not correct? कौन सा स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ही इज द सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। तो ये स्टेटमेंट यही गलत हो गया क्योंकि ही इज द फर्स्ट हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। ओके, और स्टेटमेंट देख लेते हैं इनके बारे में ताकि आपको इनके अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड सारे पॉइंट्स याद रहे। ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ट्रू, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज ट्रू। इस कितने टर्म के लिए, ये कितने साल के लिए ये अपॉइंट किए जाएंगे ये मेंशन नहीं है। तो कब तक ये रह सकते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ये है जो ये ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, जब तक प्रेसिडेंट है तब तक अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किए जाते हैं। ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट जज। तो इनका जो क्वालिफिकेशन होता है इट शुड बी सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट जज। ही शुड बी क्वालिफाइड इनफ टू बी अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट जज। ओके, और अटॉर्नी जनरल का काम क्या है, इनका काम होता है टू गिव लीगल एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो भी लीगल एडवाइस चाहिए वो अटॉर्नी जनरल ही देता है, और अटॉर्नी जनरल के पास ये पावर है कि वो कंट्री के किसी भी कोर्ट के कोई भी सेशन को अटेंड कर सकते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप ये पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे बेटर वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग
कैन बी पास्ड ओनली इन लोकसभा? विच अमंग द फॉलोइंग मोशन कैन बी पास्ड इन लोकसभा? कौन सा मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पास किया जा सकता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन, motion to impeach president, motion to raise the matter of urgent public importance, closure motion, none of the above या more than one of the above. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका बनता है वो है ए, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये सिर्फ लोकसभा से पास किया जा सकता है, राज्यसभा हैज़ नो पावर टू पास दिस मोशन। और ये आपके किसके अगेंस्ट पास किया जाता है? ये आपका पास किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट। ओके, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तब तक ऑफिस में रह सकते हैं जब तक उनके पास कॉन्फिडेंस मोशन है लोकसभा की। ओके, जैसे ही अगर कभी कोई मिनिस्टर सही काम नहीं कर रहा है या लोकसभा के मेंबर्स उनसे खुश नहीं हैं, तो दे इशू दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन। और अगर 50 मेंबर लोकसभा के इस मोशन के सपोर्ट में आ जाते हैं एंड दे वोट इन द सपोर्ट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो क्या होता है, तो इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। द लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, मिनिस्ट्री को अगर रिमूव करना है तो लोकसभा को ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना होता है, जिसमें 50 मेंबर की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्शन कमीशन। ये आपको बताना है कि ये दो स्टेटमेंट में से इलेक्शन कमीशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है या कोई भी नहीं। तो अभी इलेक्शन हो रहे देश में, तो जो भी क्वेश्चन इलेक्शन से रिलेटेड है, आई सजेस्ट कि आप उन्हें अच्छे से कवर करो, उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में हाई चांसेस है अभी क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड आने के। ओके, तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ लीगल बॉडी बट नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाता है, क्योंकि अभी आपने ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिस्ट देखे होंगे, मैं यहाँ पे सबसे पहला ही बॉडी है, दैट इज इलेक्शन कमीशन। ओके, तो ये लीगल नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द रिटर्निंग ऑफिसर अलॉट इलेक्शन सिंबल ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड कंडक्ट स्मूथ इलेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ओके, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका आंसर बी बन जाता है, दैट इज 2 ओनली। ओके, तो इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराई जा सके। ठीक है, कोई भी गड़बड़ ना हो इलेक्शन में, ये काम देखना आपका इलेक्शन कमीशन का काम है। ये आर्टिकल 324 के अंडर आता है, ये आर्टिकल आपको याद रखना है। ओके, और इसमें क्या होता है, इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं। पहले सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, लेटर ऑन अदर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया ताकि काम इजीली हो सके। ये सारे पॉइंट्स आप एक बार पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आपको बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है रिगार्डिंग द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिख रहा है, ही हैज़ फ्री हैंड इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क टू द मिनिस्टर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये पावर प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है कि वो अपने मिनिस्टर को कौन सी मिनिस्ट्री अलॉट कर सकते हैं, कौन सा काम अलॉट कर सकते हैं, वो पावर आपको प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट है ही कैन डिसमिस द मिनिस्टर। तो जी हाँ, वो कोई भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं। ओके, थर्ड ऑप्शन है ही इज बाउंड टू द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। तो जी नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल भी बाउंड नहीं है टू द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। ये आपका लिमिटेशन आता है प्रेसिडेंट के केस में। प्रेसिडेंट इज बाउंड टू लिसन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इवन ही गेट वन चांस टू रिजेक्ट दैट एडवाइस। बट अगर सेकेंड टाइम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेम एडवाइस लेके जाती है प्रेसिडेंट को, तो वो उन्हें मानना पड़ता है। ओके,
फोर्थ क्या है, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स द इंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। अगर प्राइम मिनिस्टर कल को अगर रिजाइन करती है तो उसके इंटायर मिनिस्ट्री, इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन। ओके, सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ए बन जाता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। तो क्या सेकेंड शेड्यूल आपके एलोकेशन ऑफ स्टेट इन राज्यसभा के बारे में बात करता है। तो ये गलत है क्योंकि ये आपके फोर्थ शेड्यूल में मेंशन्ड है। सी फोर्थ शेड्यूल में क्या लिखा है, प्रोविजन रिलेटिंग टू इमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो नहीं, ये आपका सेकेंड शेड्यूल का पार्ट है और ये एलोकेशन ऑफ स्टेट आपके फोर्थ शेड्यूल का पार्ट है। तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत है, ये दोनों ही गलत मैच किए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सेवेंथ शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ। जी नहीं, एंटी डिफेक्शन लॉ आपके 10th शेड्यूल में आता है। और ये क्या है, 10th शेड्यूल इज रिलेटेड टू यूनियन कॉन्करेंट एंड स्टेट लिस्ट। तो नहीं, ये भी गलत है, ये लिस्ट आपके 7th शेड्यूल में आता है। एंटी डिफेक्शन लॉ आपका 10th शेड्यूल में आता है। तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शंस गलत मैच किए हुए हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ बन जाता है डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। कौन सा आर्टिकल आपके वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज बी, आर्टिकल 66। तो वाइस प्रेसिडेंट आपको पता है इज द सेकेंड सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, फर्स्ट सिटीजन आपके प्रेसिडेंट होते हैं, सेकेंड सिटीजन आपका वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एंड ही हैज़ द सेकेंड हाइएस्ट ऑफिस इन द कंट्री ऑल्सो। ओके, एंड ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये भी आपको पता होगा ये पॉइंट। तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट मॉडल है ये कौन से कंट्री से लिया गया है, ये आपका अमेरिकन के वाइस प्रेसिडेंट मॉडल से लिया गया। ओके, ये अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट का मॉडल है ये उससे ही लिया हुआ है इंडिया में। ठीक है, एंड सी वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये आपके आर्टिकल 64 में मेंशन्ड है। ये भी आपको आर्टिकल याद रखना है। तो जब क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट किसी टाइम पे कंट्री में प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट ड्यूटी होती है कि ही विल एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर दैट ड्यूरेशन। और जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के कुर्सी पे बैठता है तो वो उस टाइम एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, राज्यसभा के जो चेयरमैन की पोजीशन होती है वो उसका जिम्मा नहीं उठा सकता है, एंड ही विल नॉट गेट एनी अलाउंसेस एंड सैलरी ऑफ द पोजीशन ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। एंड वाइस प्रेसिडेंट आपकी जो इलेक्ट होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से होते हैं बाय इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन से लोग इंक्लूड होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज में आपका जो भी इलेक्टेड या नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं दोनों पार्लियामेंट हाउस के, वो होते हैं आपके इलेक्टोरल कॉलेज में। एंड जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होती है उसमें ये इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर्स वोट करते हैं, एंड देन दिस इज हाउ वाइस प्रेसिडेंट गेट सेलेक्टेड। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आप वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द राइट टू एजुकेशन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो राइट टू एजुकेशन जो है वो आपके फंडामेंटल राइट का पार्ट है अंडर आर्टिकल 21A। ओके, तो आर्टिकल 21A क्या कहता है कि जो भी बच्चे हैं बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, इट इज़ देयर फंडामेंटल राइट टू गेट एजुकेशन। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि 6 से 14 साल के बच्चों का ये फंडामेंटल राइट है टू गेट द एजुकेशन। ओके, और DPSP के अंडर जो है आर्टिकल 45 वो भी एजुकेशन से रिलेटेड है, एंड वो क्या कहता है कि स्टेट शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ ईयर अप टू 6 ईयर्स। ओके, 6 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये दोनों ही आर्टिकल आपको याद रखने हैं, दे आर रिलेटेड टू एजुकेशन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो भी डिस्प्यूट्स होती है उसका डिसीजन कौन लेता है, ये आपको देते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का काम है, इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं होता है। ओके, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। At the time of enactment of constitution, which one of the following was not included in preamble? तो जब शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उस टाइम पे प्रियम्बल में ये चारों में से कौन सा वर्ड इंक्लूडेड नहीं था, लिबर्टी, सोशलिज्म, इक्वालिटी या जस्टिस। उस टाइम पे ये सोशलिज्म वर्ड प्रियम्बल में नहीं था। ओके, तो प्रियम्बल आपको पता है ये सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले प्रियम्बल लिखा हुआ है। ओके, और ये आपका अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले ये प्रियम्बल मेंशन था। ठीक है, सी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रियम्बल। उसके बाद फिर इंडिया ने भी प्रियम्बल लिखा बाय दिस बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को जो पास किया गया था नेहरू जी के द्वारा, उसी के बेसिस पे ये प्रियम्बल लिखा गया था। ये है प्रियम्बल, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। सी, ये प्रियम्बल आपको वर्ड बाय वर्ड याद होने चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये आप प्रियम्बल पढ़ लो। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economical, and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो ये प्रियम्बल आपको याद होने चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है एग्जाम्स में। ओके, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 3 वर्ड ऐड किया गया था इस प्रियम्बल में, विच आर सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये तीनों वर्ड पहले 1949 में जब ये प्रियम्बल जब बना था, जब कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पे इसे अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ये 3 वर्ड आपके प्रियम्बल का पार्ट नहीं थे, ये लेटर ऑन ऐड किए गए। ओके, एंड प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल एंड इट इज़ नॉट जस्टिसेबल। ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती केस में दिया था। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखनी है। और अगर आपको प्रियम्बल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखो, तो मैं इस चीज़ पे काम करके आपके लिए सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रियम्बल ज़रूर लाऊंगी। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया हो, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, एंड अगर जिन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और आपको अगर कोई भी फीडबैक है रिलेटेड टू दिस एमसीक्यू सीरीज़ तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ताकि मैं उस पर काम करके उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लाऊं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट से चाहिए, अगर आपके लिए है कि कोई मुझे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू चाहिए तो वो भी आप ज़रूर मेंशन करो। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। टिल देन, ओके, थैंक यू गाइस एंड हैव अ गुड डे।